Hey everyone, welcome back on my channel Commerce Excel. Today we are going to do part 2 of some special cases under assignment problem as we have already done part 1 of it. So let's start. So see, हमने दो कर ली थी स्पेशल केसेस, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड केस है जिसमें हम करने जा रहे हैं यूनिक वर्सेस मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सी हम जब हमने एलएलपी की थी, एलएलपी में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमारे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। एक होता है इसमें से जब हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलते हैं, जो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी ऐसा कर होता है। ये कैसे होता है और कैसे सॉल्व करते हैं इस केस में, सी now for assigning the job we select a row with only a single zero। आपको याद है ना, हम किसे केसेस कर रहे हैं हर्मिनियन असाइनमेंट मेथड के। तो उसमें क्या करते थे, असाइनमेंट कैसे करते थे, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है प्रीवियस वाली जो मैंने अपलोडेड की है, तो उसमें क्या करते थे, हम असाइनमेंट करते थे हर एक जॉब को, एक वर्कर को कैसे करते थे, हर एक रो में हम देखते थे कि एक ही जीरो होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम जॉब असाइन करते थे और फिर रिमेनिंग उस कॉलम में जो जीरोस होती थी उसको क्रॉस कर देते थे और इसी तरीके से हम नेक्स्ट 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 हर एक जॉब को असाइन करते थे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको पहले ये कहूंगी कि आप पहले वो वीडियो देख लो, अदरवाइज अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो इसे देखने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो देखते हैं फिर क्या था। तो उसमें अकॉर्डिंगली ऐसे हम असाइन करते हैं जॉब। तो यही बोला यहाँ पे कि टिल नाउ असाइनिंग विद जॉब वी सिलेक्ट अ रो विद ओनली अ सिंगल जीरो, जिसमें सिर्फ एक जीरो हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उस पर्सन को वो जॉब असाइन कर देते थे, ठीक है। लेकिन however situation may arise wherein the various rows and columns where assignments are yet to be done have multiple zeros। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बहुत सारे मल्टीपल रोज रह जाते हैं जिसमें मल्टीपल जीरोस होते हैं। तो उस केस में हम असाइनमेंट कैसे करें, इन सच सिचुएशन वी गेट मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस टू गिवन द प्रॉब्लम। तो उस केस में हमें मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मिलता है और इसे हम कैसे करते हैं, हम इसे एग्जांपल समझते हैं। C. Solve the following assignment problem and obtain the minimum cost at which all the jobs can be performed। ये आपको कॉस्मेटिक्स दे रखी है और इसको बोला गया सॉल्व करके असाइन करो जॉब्स को। ठीक है, मैंने हर एक स्टेप वाइज इसे सॉल्यूशन किया है। ऑल मैंने अपनी लास्ट दो वीडियोस में ऑलरेडी बता दी इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे हर एक स्टेप को डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लेना। यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस है जिस स्टेप को समझाने का, मैं वही वहाँ पे फोकस करूंगी। सो ऑल्दो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको, सारे स्टेप्स मैंने किए हैं, सॉल्व किए हैं, मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना और फिर क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग करना एंड आंसर मैच कर लेना, ठीक है। सो स्टेप 1 क्या कहता था, इंसर्ट अ डमी रो विद जीरोस एज अ कॉस्ट एलिमेंट्स इन द कॉस्ट मैट्रिक्स। यहाँ हम डमी रो इंसर्ट की कर रहे हैं क्योंकि याद है ना हमारा फर्स्ट स्पेशल केस, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो हमारा अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाता है। तो यहाँ आपकी जो नंबर ऑफ रोज है वो 4 ही थे, तो हमने यहाँ पे जो ई है वो रो इंसर्ट किया। आप देख सकते हैं ग्रीन से हमने इंसर्ट किया है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं थे। और वो जो ई रो है उसमें हमने इंसर्ट किया क्या है, कॉस्ट एलिमेंट 0 इंसर्ट किया है, ठीक है। और ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या था, लोकेट द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन ईच रो। हर एक रो में स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट को क्या करना है, हमें लोकेट करना है। तो सी ये टेबल है आपकी, हर एक रो में हमने क्या किया है, मैंने हाईलाइट कर रखी है हर एक सेल को जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उस रो की। और फिर उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करना है, उसी रो के हर एक एलिमेंट में से इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करना है। तो इस केस में आपको मिलती है न्यू टेबल। ये स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 की बात करें तो हमें इसमें क्या करना था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कॉलम में लोकेट करना था और फिर उसको हर एक एलिमेंट से उस कॉलम में इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट डिडक्ट करना था। तो सी यहाँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हर एक कॉलम में क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 का हम हर एक एलिमेंट को उसी की कॉलम में से डिडक्ट करेंगे तो हमें वही दोबारा से एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि 0 को डिडक्ट करेंगे तो वही एलिमेंट हमें फिर से मिलने वाला है। तो ये कॉलम एज इट इज ही रहा। तो स्टेप 4 क्या कहता है, ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट आर रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द 0 एलिमेंट्स। वो उतनी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हमें ड्रॉ करनी है जिससे कि सारे जीरोस उस जो मैट्रिक्स है हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स, रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स जिसे कहते हैं हम, वो कवर हो जाए, ठीक है। सो सी यार जितने भी जीरोस है वो हमने यहाँ पे कवर कर दिए, आप देख सकते हो यहाँ पे।
दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल लाइन से ड्रॉ हुए हैं, तो क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? नहीं, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है ये आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब हम आते हैं तो हमें क्या करना है, स्टेप 5 पे जाना है। स्टेप 5 क्या कहता है, सब्सट्रैक्ट अ कांस्टेंट व्हिच इज मिनिमम ऑफ द अनकवर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे अनकवर्ड जो एलिमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें से आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1। इस 1 को क्या करना है, हर एक अनकवर्ड वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट करना है और इसी 1 को हर एक एलिमेंट में ऐड करना है जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक, सी है बिलो दिस, मैंने एक और टेबल ड्रॉ की है, आप देख सकते हो ये टेबल कब की है, ये टेबल है जबकि हमने अनकवर्ड जो स्मॉल अनकवर्ड वैल्यू थी उसमें से हमारे अनकवर्ड एलिमेंट्स को डिडक्ट करने के बाद, और वहां पे हमने क्या, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करी वहां पे अनकवर्ड स्मॉल वैल्यू को ऐड करने के बाद से, मैं मुझे पता है मैं यहाँ पे बहुत अभी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, बहुत फास्टली मैं बोल रही हूँ चीजों को, क्योंकि मेरा मेन फोकस है वो ये समझाना कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम उसमें कैसे करेंगे असाइन। ठीक है, और आपको ये सारे स्टेप आराम से और अच्छे से समझने हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस को मेरे देख सकते हो, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको जरूर समझ आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे जिससे जीरोस कवर हो हमारे सारे। तो सी हियर 1 एंड देन ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी थर्ड लाइन है वर्टिकल लाइन, एंड हियर इज द फोर्थ वर्टिकल लाइन। तो ये भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 लाइंस ही है, लेकिन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 5 है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि हमारे स्टेप 6। सो यहाँ स्टेप 6 में अगेन हम क्या करेंगे, स्टेप 5 को हमें रिपीट करनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एक मिनिमम वैल्यू ली है हमने अनकवर्ड वैल्यूज में से, और उस मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे, हमारी अनकवर्ड वैल्यूज में से माइनस कर देंगे और जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करी वहां पे उस वैल्यू को ऐड कर देंगे। सो इन दिस वे वी हैव दिस न्यू टेबल, आप देख सकते हैं जो हमारी इसके बिलो है ये न्यू टेबल है। और जब ये न्यू टेबल आ जाएगी तब हम फिर से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रही आपकी ई रो में हमारी एक लाइन, देन डी रो में, एंड देन सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारी 5 लाइन्स है और हमारे 5 ही रोज और 5 ही कॉलम्स है। तो इस तरीके से हम क्या हो गया, ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन हुआ। ओके, इतना आपको आता था। अगर मैं आपने मेरी प्रीवियस जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आपकी वीडियोस, अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी होगी तो मुझे पता है आपको इतना तो आता होगा। ठीक है, सो अब हम आते हैं अपने स्टेप 7 पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पर्टिकुलर केस के लिए जो हम थर्ड केस करते हैं। सो स्टेप 7 क्या कहता है, लोकेट अ रो विच कंसिस्ट ओनली 10 एलिमेंट, assign the job corresponding to this element to its corresponding person। ये भी हमने अभी तक किया था, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम ए रो से। तो क्या ए एक ऐसा रो है जिसमें सिर्फ एक ही जीरो है? हाँ जी, ए है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर देंगे, ए को सेकंड जॉब असाइन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, क्रॉस आउट दी जीरोस इफ एनी इन द कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट। अगर उस कॉलम में कोई और भी जीरोस हैं तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ सेकंड कॉलम में कोई और जीरो है ही नहीं, तो हम क्रॉस किसे करें, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या कह रहा है, रिपीट फर्स्ट फॉर ईच रो कंसिस्ट ओनली 10। अब हम आते हैं बी रो पे। तो क्या बी ऐसा रो है सिर्फ जिसमें एक ही जीरो? हाँ जी, बी भी है। तो हमने बी को फोर्थ जॉब असाइन कर दी। फिर अब देखते हैं जरा फोर्थ कॉलम में क्या और जीरोस हैं? हाँ है, तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे। क्रॉस कर दिया हमने। अब आते हैं सी फॉर रो पे। तो क्या सी एक ऐसा रो है जिसमें सिर्फ 1 जीरो है? हाँ जी, सी भी है। तो हमने सी को असाइन कर दिया फिफ्थ जॉब। ठीक है, सो अब जो फिफ्थ कॉलम में जितने और भी जीरोस होंगे रिमेनिंग, उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। बट आप देख सकते हैं फिफ्थ कॉलम में और जीरोस नहीं है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, अब क्या करते हैं, हम डी रो पे आते हैं। डी रो क्या ऐसा रो है जिसमें सिर्फ एक जीरो है? नहीं, डी में यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम दोनों में ही जीरो है। तो ई पे जाते हैं। ई का ऐसा रो है? नहीं, ई भी ऐसा रो नहीं है। ई में भी फर्स्ट में भी जीरो है, थर्ड में भी जीरो है। तो अब असाइन कैसे करें, ए बी एंड सी को तो असाइन कर दिया, अब डी और ई को कैसे असाइन करें? सो सी, इसको कैसे अब असाइन करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट डी जीरो एट D1। हम क्या करेंगे, D1 को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब जो वर्कर डी है उसको फर्स्ट जॉब दे देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो थर्ड जॉब है वर्कर डी के लिए उसको क्रॉस कर देंगे, और जो ई के लिए फर्स्ट जॉब है उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है,
और ई को असाइन कर देंगे थर्ड जॉब। मतलब क्या करेंगे हम, डी को कर देंगे फर्स्ट जॉब दे देंगे और ई को दे देंगे थर्ड जॉब। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन हो सकता है। या तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम डी को दे दे थर्ड जॉब और ई को दे दे फर्स्ट जॉब। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए ना हमारे पास, दो मल्टीपल सॉल्यूशंस हो गए बेसिकली, कि डी को फर्स्ट केस में फर्स्ट जॉब दे दें और ई को थर्ड जॉब दे दें, या तो डी को थर्ड जॉब दे दें और ई को फर्स्ट जॉब दे दें। ठीक है, तो इन दिस वे हमारे पास ये दो सिचुएशंस आ गए हैं। अगर मैं वर्कर ए बी और सी की बात करूँ तो इनको तो हमने आसान से क्या कर दिया था, जॉब असाइन कर दिया था, सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आप दोनों सिचुएशन में देख सकते हो ए बी सी के तो सेम ही है। अब बात करते हैं डी का। तो डी को अगर हमने फर्स्ट सिचुएशन में फर्स्ट जॉब दी है तो ई को कौन सा जॉब देंगे, थर्ड जॉब। ठीक है, तो ई को अगर मैं थर्ड जॉब दूंगी तो ई क्या था मेरा, ई मेरा था डमी वर्कर। डमी रो इंट्रोड्यूस किया था ना हमने, तो उसमें डमी वर्कर हुआ। तो ई तो एज सच कोई पर्सन हमारे पास है नहीं, कोई वर्कर है ही नहीं एज सच हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसको देंगे भाई, थर्ड जॉब। तो इसका मतलब वो जो थर्ड जॉब है वो लेफ्ट रह जाएगी, उसको करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो जो थर्ड जॉब है वो लेफ्ट है। तो अब क्या करना है, इसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है हमें कॉरस्पॉन्डिंग। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसको हम कॉस्ट मैट्रिक्स से डायरेक्ट देखेंगे कि जैसे ए को सेकंड जॉब असाइन की है तो सेकंड जॉब असाइन करने की कॉस्ट क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट। हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे और यहाँ आप देख सकते हो। तो ये जो ए को हमने क्या किया, सेकंड जॉब असाइन की है, तो सेकंड जॉब असाइन करने के लिए कितने हैं यहाँ पे 18 रुपीज लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमने बी सी एंड डी का कैलकुलेट कर लिया है, आप यहाँ पे इजिली देख सकते हो। ठीक है, तो बी का कितना आ रहा है आपका, हाँ 12। जब हमने फोर्थ जॉब असाइन की है, सी को हमने फिफ्थ जॉब असाइन की थी तो 16 की कॉस्ट आ रही है। और फर्स्ट सिचुएशन में डी को हमने फर्स्ट जॉब असाइन की है तो 20 कॉस्ट आ रही है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 66 रुपीज। ओके, सिचुएशन 2 की बात करें तो ए बी और सी का तो जो जॉब असाइनमेंट था वो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सिचुएशन 2 में हमने क्या किया, डी को थर्ड जॉब असाइन कर दी थी और ई को फर्स्ट जॉब असाइन की थी। तो अगेन ई एज सच कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एक डमी पर्सन था। तो जो फर्स्ट जॉब है वो सेकंड सिचुएशन में लेफ्ट रहेगी। बात करते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन जो जैसे हमने ए की कैलकुलेट की 18 वो तो रहेगी, बी की भी 12 रहेगी, सी की 16 ही रहेगी। अब डी का देखते हैं, अगेन हम उस टेबल पे जाते हैं और अब देखते हैं। सो सी, जब डी को हम थर्ड जॉब असाइन करेंगे तब भी हमारी 20 रुपीज की कॉस्ट लग रही है। सो इन दिस वे वी हैव टोटल 66। तो दोनों ही केस में आप देख सकते हो 66 है। और इस तरीके से हमारा मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन रहा, क्योंकि हमारे पास दो सिचुएशन अराइज हो रही है और दोनों ही केस में हमारा क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट सेम ही आ रही है। इस वजह से हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। इसे कहते हैं मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन अंडर असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, फाइनली हम आते हैं हमारे फोर्थ स्पेशल केसेस में, जो कि मैक्सिमाइजेशन केस। सी सी Hungarian assignment method is based on the concept of opportunity cost। तो वो इस पे फोकस करता है और उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होता है कि कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। ओके, तो जब मैक्सिमाइजेशन का केस हो तब कैसे करेंगे, सो इन दिस वे बहुत इजी है। क्या करेंगे देखते हैं। For dealing with the maximization problem, we first change it into an equivalent minimization problem। अगर हमें कोई मैक्सिमाइजेशन का केस दिया हो कि प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन के अकॉर्डिंग दे रखा हो कि इस नॉर्थ जोन से इस साउथ जोन से इतने इतने आ रहे हैं और ये प्रॉफिट्स का आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है, तो इसे सॉल्व करना तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी इक्विवेलेंट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दिस इज अचीव्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग each of the elements of the given payoff matrix from a constant value, usually the largest of all values। जो आपको दी जाएगी मैट्रिक्स, पेऑफ मैट्रिक्स, उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसको लेंगे एंड देन ईच वन ऑफ देम वैल्यूज इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और उस वैल्यू में से हर एक बाकी जो वैल्यूज होंगे उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका लॉजिक क्या है,
क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है मतलब हमें, तो बाकी वैल्यूज को उस वैल्यू में से हम डिडक्ट करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बाकी वैल्यू से कितना और ज्यादा हमें चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको हाईएस्ट जो वैल्यू उसको सिलेक्ट कर लेंगे और हाईएस्ट वैल्यू में से बाकी जो वैल्यूज होंगी उस मैट्रिक्स में उसको डिडक्ट कर देंगे, और इन दिस वे हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। Okay, so then the problem is solved in the same way as the minimization problem is. तो फिर आप उसे वैसे ही प्रोसीड कर सकते हो सॉल्व करने के लिए जैसे आपने मिनिमाइजेशन के बाकी प्रॉब्लम को हर्मिनियन असाइनमेंट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिर भी। सी आपको ये दे रखा है पी ऑफ मैट्रिक्स, और तो आपको क्या करना है इसमें, आपको सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 49 आपकी हाईएस्ट वैल्यू है। तो इस हाईएस्ट वैल्यू में से बाकी हर एक वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे इंक्लूडिंग दैट वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी इसी के इक्विवेलेंट मिनिमाइजेशन वैल्यू, और उसको जब हमारे पास वो टेबल आ जाएगी तो उसको हम सेम वे में प्रोसीड करेंगे और असाइन कर देंगे जॉब। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेबल मेंशन किए, टेबल शो किए हैं यहाँ पे। सो सी अगर मैं रो ए की बात करूँ तो पहले मेरा था 40, और ये जो 49 में से मैंने 40 माइनस किया तो मेरे पास 9 आया है। देन यहाँ पे 46 है तो 49 में से 46 माइनस किया 3, एंड देन यहाँ पे मेरा 49 में से 48 को माइनस किया 1, देन 49 में से 36 माइनस किया 13, एंड देन 49 में से 48 को माइनस किया 1। इन दिस सेम वे आप रो बी सी डी एंड ई का कैलकुलेट कर लोगे। सो ये आपके पास आ जाएगी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, आपके पास टेबल आ जाएगी और आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। होप्स आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।